अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो कल जो फ़ैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उससे एक बड़ी वेव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हम देख रहे हैं, जिसके बाद से ममनुआ फ़ंडिंग जो थी, अब ये अबहाम पैदा हो चुका है कि ममनुआ फ़ंडिंग है या आया उसको फ़ॉरेन फ़ंडिंग कहा जाए। और इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया है। और राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हमने मुलाहिज़ा की, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर किया कि हम तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने देंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। और ये भी कहा कि ये प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग का मामला नहीं है, ये फ़ॉरेन फ़ंडिंग का मामला है। तो हुकूमत का स्टांस इसके ऊपर क्लियर रहा। इसके अलावा एक और जो बड़ी डेवलपमेंट आज की सामने आती है वो ये है कि कौमी असम्बली ने दूसरा नैब तरमीमी बिल आज मंजूर किया है। और इस बिल के तहत होने ये जा रहा है कि 500 मिलियन रुपए से कम की जो करप्शन के केसेस हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन नैब अब नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ये भी है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी की जा सकेगी। यानी कि बड़ी अमेंडमेंट्स है ये, जिससे बहुत से करप्शन केसेस जो कि नैब के अंदर ट्राई किए जा रहे थे और बहुत से बड़े बड़े नाम जो कि नैब के अंडर स्क्रूटनी थे, वो शायद अब इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएं। तो तनकीद ये की जा रही है कि हुकूमत ये तरामीम जो कर रही है, इससे उनके कायदीन को फ़ायदा होगा। और तहरीक इंसाफ का जो जारहाना अंदाज़ रहता है हमेशा से, इस मरतबा भी वही है कि इलेक्शन कमीशन का जो मामला है इसको डिफेंड करने के लिए वो सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। और वो इस फ़ैसले को मानते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। बज़ात ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इससे पहले आरिफ नकवी साहब, जो कि अबराज ग्रुप के चेयरमैन थे, जिनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन के केस चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको डिफेंड भी किया और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक भी कमेंट किए। लेकिन जो हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाज़ेह है कि वो बड़े क्लियर हैं इस पर कि हम क्रैक डाउन करेंगे अगर एहतजाज किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मावन खसूसी वज़ीर आज़म के हैं राना एहसान अफजल ख़ान साहब मौजूद होंगे। सल अज़ीज़ खान साहब तजिया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एहसान साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या लगता है कि जो फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस का फ़ैसला आ रहा है, हुकूमत तो इसको फ़ॉरेन फ़ंडिंग कह रही है, लेकिन प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग में और फ़ॉरेन फ़ंडिंग में जो डिफरेंस है, इससे इम्प्लिकेशंस क्या निकलेंगे इस केस के? और इमरान खान साहब का जो बयान है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, इसको डील करने के लिए आपकी पॉलिसी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहतजाज करना जो है वो हर पार्टी का राइट है, वो एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करने के लिए आपको परमिशन सीक करनी होती है लोकल अथॉरिटी से, और हम उनको कह रहे हैं कि आप F9 पार्क में जो परेड ग्राउंड है वहाँ आप एहतजाज करें। आप ECP के खिलाफ भी एहतजाज अगर करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, लेकिन क्योंकि ये रेड जोन है, यहाँ हम जो है वो, और यहाँ आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी उधर ही है, और इसी तरह जो आपकी मेजर बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट, और ये एक एक मेन रास्ता है, रेड जोन है, हाई कह लें कि सिक्योरिटी एरिया है ये। तो यहाँ हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप यहाँ एहतजाज करें। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा देखें, जो फॉरेन फंडिंग की जब बात आती है तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जो रुमीता शेट्टी साहिबा हैं, जो इंडियन नेशनल हैं, उनका क्या तल्लक बनता है कि वो पीटीआई को जो है वो डोनेशन दें। यानी कि बिल्कुल। एक इंडियन नेशनल या कोई एक इजरायली नेशनल जो है, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में किसी पार्टी को वो फंडिंग दे। इसी जी। तरह जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान का जो कानून है वो इजाजत नहीं देता कि कोई भी फॉरेन नेशनल जो है या फॉरेन कंपनी जो है वो किसी पार्टी की फंडिंग दे। और यहाँ हमने ये भी देखा कि एक मुल्क के जो हुकूमती वजीर थे, उन्होंने भी जो है वो फंडिंग की पीटीआई को। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि बहुत सारे जो लोगों के इंटरव्यूज भी आए, तो बहुत लोगों ने ये समझ के भी फंडिंग दी कि वो शायद शौकत खानम को फंडिंग दे रहे थे या जी। कोई फिलंथ्रेपिस्ट मकासद की वजह से फंडिंग दे रहे थे, लेकिन वो भी एक एलिमेंट है कि वो मिसयूज हुई बिल्कुल एहसान फंडिंग। साहब, उसके इट्स प्रीटी साथ साथ क्लियर कि आपने फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो आती है। 351 कंपनीज हैं जिससे फ़ॉरेन फंडिंग मिली है और 34 फ़ॉरेन नेशनल हैं जिन्होंने फ़ंड किया है। लेकिन इस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, इसे फ़ॉरेन फंडिंग कहना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मैलाफाइडी इंटेंशन इन्वॉल्व है या फिर कोई और टेक्निकलिटीज़ हैं केस की जो मुझे और आपको समझ नहीं आ रही? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये क्लियर कट फॉरेन फंडिंग है। प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो या तो आपका कानून इजाजत देता हो कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन कंपनी से फंडिंग ले सकते हैं, तो फिर तो ये प्रोहिबिटेड फंडिंग हो जाती।
जो मिस डिक्लेयर हुई या डिक्लेयर नहीं हुई, जिसका बताया नहीं गया। लेकिन क्योंकि यहाँ फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से इसको जो है वो फॉरेन फंडिंग ही डिक्लेयर होना चाहिए था। खैर, ईसीपी ने किस वजह से इसको जो है ममनुआ फंडिंग किया, ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन हमने आज जो है एक फैसला किया है, एक डायरेक्शन जो है वो सेट की है कि हम समझते हैं कि हम इस फैसले को लेके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जी। वहां जो इनके ऊपर जिस तरह 62(1)(f) लगता है और भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारी जो लीगल टीम है वो इसको देख रही है। फिर काबीना और पीडीएम भी जो है वो भी इस पे फैसला करेगी कि हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है और सुप्रीम लेकिन कोर्ट एहसान में जो साहब, है बिल्कुल वो वो आप किस तो किस कोर्ट में तो लेवल के परसू करेंगे इसको, लेकिन ये कहना कि दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ द पीडीएम पार्टीज़, ये तो बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है। क्योंकि अगर कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स होता है सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग के तहत और सिर्फ वो फंड वापस मांगे जाते हैं, तो उसमें क्या विक्ट्री है? इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल करियर है उसका तो वो जो उनका स्टांस है वो वहीं का वहीं रहेगा। ना उनके ऊपर लाइफ बैन लग रहा है, ना वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ना पार्टी डिसॉल्व हो रही है। देन हाउ इज़ दिस योर विक्ट्री? देखिए, अब उनको जो है वो हर चीज पे गिल्टी पाए गए हैं। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी किया, ईसीपी में जो उन्होंने सबमिशंस की एज अ पार्टी चेयरमैन, उसके अंदर भी मिस डिक्लेरेशंस हैं। इसी तरह उसमें भी वो गिल्टी जो है वो साबित हो गए, सर वो गुनाहगार कहते हैं कि साबित ये हो गए। बयान हल्फी इसी था ही तरह नहीं, वो कहते हैं ये फॉर्म 1 है, ये बयान हल्फी की तरह ट्रीट ही नहीं होता। देखिए, मैं आपको वही पैरेलल एक ड्रॉ करके, आपके पास एक इंस्टेंस है जहां एक वजीर आजम जो थे उनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, उसको जो उन्होंने नहीं ली लेकिन लेनी थी और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने एक जो वजीर आजम थे उनको जो है वो अपनी कुर्सी से हटा दिया। तो ये सारी जो जहां जहां ये गिल्टी साबित हो गए हैं, जहां जहां मिस डिक्लेरेशन हुई हैं, ये अब भूल के हुई है, वो तो ऑब्वियसली यही क्लेम करेंगे भूल के हुई है। लेकिन एक फैक्ट है कि कानून तोड़ा गया, मिस डिक्लेरेशन हुई, और फिर आपके पास दीगर केसेस हैं कि इस तरह की इंस्टेंसेस पे कोर्ट ने क्या फैसले दिए। तो उन्हीं बेसिस पे मैं समझता हूं कि ये क्लीन बोल्ड होंगे जब आप जी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप जब वो पुराने जो केसेस हैं उनको आप सामने रखेंगे कि इस इंस्टेंस के ऊपर इस तरह की जब कोई गिल्ट किसी का साबित हो जाए, चाहे वो पार्टी हो या पार्टी का सरबराह हो, तो आपने पहले भी लोगों को फारिग किया है, तो आप इनको भी फारिग करें। तो मैं समझता हूं कि ये जो है, जहां ईसीपी ने ये जसारत नहीं की कि वो इनको खुद सजा सुनाए, लेकिन उनको ये चीजें साबित कर दी कि जहां जहां वो जो है गुनाहगार पाए गए। अब लेकिन उसको एहसान आगे साहब, हम इमरान खान समझते हैं कि साहब जब का हम इल्ज़ाम सुप्रीम तो कोर्ट ये है कि जी, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो नून लीग का पार्ट हैं। तो अगर चेयरमैन आपके अपने हैं, फिर सज़ा क्यों नहीं दे सके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को? देखें, यहाँ से साबित होता है कि वो चेयरमैन जो है वो न्यूट्रल है और वो किसी पार्टी के नहीं है, या हम तो समझते हैं सजा बनती थी, उनको देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। देखिए, ये इनका पुराना वतीरा है, ये एक प्रोपोगेंडा बिल्ड करते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं चीजों को, और फिर वो अगर वहां उनको शिकस्त हो जाए तो वो फिर क्लेम करते हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। इसकी मैं आपको मिसाल अगर दूं, तो जिस तरह XY का इन्होंने जिक्र किया ये 20 सीटों के जी, जी। इलेक्शन में, बाद में वो झूठे साबित हुए। इसी तरह आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हम 40 करोड़ रुपए की खरीदारी हो रही है, और बाद में चौधरी शुजात साहब का लेटर आ गया, वो भी झूठा बयानिया साबित हो गया। तो ये इनका एक वतीरा है, एक तरीका है कि ये प्रोपोगेंडा। इसमें आपको एक और वाकया याद करा दूं, जहां आपने आजम स्वाति ने इल्जाम लगाए कि ये बिकाऊ माल है ईसीपी, और इसी तरह फवाद चौधरी ने भी कहा, शायद स्वाति साहब ने कहा कि इसको आग लगा दो और ये तो फॉर सेल है ईसीपी। लेकिन जब सही। ईसीपी ने उनको बुलाया और कहा कि आप जो है वो प्रूफ प्रोवाइड करें, तो उन्होंने वहां कहा कि ये तो एक सियासी बयान था, पॉलिटिकल नैरेटिव था, हमारी पार्टी का स्टांस था, हमारा तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन चीजों में, ये बिल्कुल जो है वो मैंने वैसे ही कह दिया। बिल्कुल तो एहसान साहब, ये लेकिन एक चीज़ इनकी आपको माननी जो है वो पड़ेगी, एक चीज़ माननी पड़ेगी, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जिस तरह से कन्फ्रंटेशनल नैरेटिव बनाया जाता है, जिस वो मुस्तकिल मिजाजी से अटैक करते हैं आपके ऊपर, आपके लीडरान के ऊपर, उसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब अगर ये केस सामने आया है तो 62(1)(f) की कार्रवाई अब तक शुरू नहीं हुई, और आपका ये भी कहीं ना कहीं आपके लीडरान का स्टांस सामने आ रहा है कि जैसे ही वो शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। तो क्या रिलक्टेंस है, क्या आप नहीं चाहते कोर्ट में जाना, या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब तक ऑन ग्राउंड आपने क्या किया इस केस के परसूट में?
नहीं, मेरे ख्याल से ये फैसला हो चुका है कि हमने इसको परसू करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसका जो जो तरीकाकार है, जो वे फॉरवर्ड है कि क्या बेसिस बनानी है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन एक वाज़ेह फैसला हो चुका है कि हम इसको आगे लेके ज़रूर जाएँगे। इसके ऊपर कोई जो है, और जहाँ आपका ख़्याल है, बिल्कुल हम शायद जिस तरह इमरान खान झूठ बोलता है और उसको रिपीट करता है बार-बार, शायद हम वो नहीं कर पाते। शायद हम लोग जो है वो फेक बयानियों को जो है उतनी सच्चाई से, या जिस सच्चाई के साथ इमरान खान जो है उसको पोर्ट्रे करते हैं और पिच करते हैं, उसमें हम वाक़ई हमारा फेलियर है। हम लोग हक़ाइक़ के ऊपर बात करते लेकिन हैं, बिल्कुल या एहसान हम साहब, लोग अपनी लेकिन परफ़ॉर्मेंस के ऊपर पॉलिटिक्स वो बात कहते हैं करते ना हैं। कि अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस अगर खान साहब के नैरेटिव क्रिएशन में है, उनकी मैनिपुलेशन में है, उसको आप झूठ कहें या कुछ भी कहें, वो 15 सीटें आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड से जीत के जाते हैं। अपर पंजाब में लाहौर से वो सीटें निकाल रहे हैं जो कि आपका गढ़ कहा जा रहा था। तो अफेक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है अवाम उनको, और अवाम सेल भी वो अवाम को कर पा रहे हैं अपना नैरेटिव। तो फिर इसका काउंटर कौन करेगा अगर आप इसको अनएथिकल समझते हैं? क्योंकि अगर मैकेवेलियन पॉलिटिक्स है और सियासत में एथिक्स नहीं है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करना क्यों नहीं जानते? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी तासर गलत है कि वो पता नहीं कितने मकबूल हो गए हैं, और ये जो सीटें जो 20 जिसमें से 5 हमने गेन की हैं, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। वो सीटें थी जो 2018 में हम हार गए थे, और उसके अंदर जो जो नंबर हैं जो आपको बताते हैं कि हमने 39% जो है वो वोटर गेन किया, इन कंपैरिजन टू पीटीआई जिसने 32% वोटर गेन किया। तो हमारा 7% हमने ज्यादा, और इस चीज के बावजूद के पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हमें करनी पड़ी उस दलदल से निकलने के लिए जो इमरान खान ने जहां हमें फंसाया था। और फिर हमने मुनहरफ अराकीन को जिनको टिकटें दी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारी पार्टी के वर्कर्स में इतनी ज्यादा नहीं हुई। इन सब चीजों के बावजूद हम 7-8% के मार्जिन से हारे हैं, जो हम समझते हैं हमने गेन किए 5 सीट्स पीटीआई से छीनी है। तो ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जनरल इलेक्शंस में कहाँ होती है और आज कहाँ होती है, ये इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम समझते एहसान हैं कि साहब, हम ये भी कहा जाता है ना अभी कि भी आपने तहरीक इंसाफ के जो सारे डिसिडेंट्स थे, उनकी पार्टी छोड़ने वाले थे, आपने उन सब लोगों को टिकट दिए और उसका ब्लो बैक है ये। तो इससे कोई लेसन लिया है फिर पीएमएलएन ने? या फिर पीएमएलएन जो है, इसका जो हाउस है वो अपने अगेंस्ट ही डिवाइडेड है? इसमें 2 फैक्शन बन चुके हैं, जो तहरीक इंसाफ का भी इल्ज़ाम है। एक फैक्शन कह रहा था कि ये सारा जो महंगाई का सैलाब है ये अपने ऊपर ना लिया जाए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बज़िद थे कि नहीं, कंटिन्यू किया जाए इस रजीम के साथ, और उसका रिजल्ट ये सामने आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि कोई डिवीजन मौजूद नहीं है नून लीग में? देखिए, पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ राय मौजूद होती है, हो सकता है अभी भी मौजूद हो, लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है। अभी भी लोग समझते हैं कि बेहतर है कि हम एक जो है वो इसको कन्फ्रंट करें और इलेक्शन में चले जाएं। तब भी ये ख्याल था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो कलेक्टिव एक डिसीजन हुई वो ये थी कि क्योंकि मुल्क श्रीलंका वाली सूरत हाल पे जा रहा था, तो वहाँ जो है वो हमने ये सोचा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है वो चलाएं और इसको कम से कम स्टेबलाइज करें। और आज आपने देखा कि 15 रुपए लगभग जो है वो रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, उसने गेन किया है। तो ये वो स्टेबिलिटी है जिसके लिए हमने मेहनत की थी, और हमें पूरा यकीन है कि ये आने वाला जो आईएमएफ का 26 को या 24 को जो हमारा जो बोर्ड मीटिंग है उनकी, उसमें हमें कामयाबी होगी, और एक जी। स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो कंटिन्यू कर रहा है उस साइड पे आएगी, और आपकी एक्सचेंज रेट के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी और रिवर्सल होगा। ये रुपया इंशाल्लाह ताला और स्ट्रेंथन होगा। तो ये मकसद था। देखें, हमारे पास हमने जो है वो करेक्टिव मेजर्स लिए। हमने बिजली की कॉस्ट जो 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट 73 ईयर्स 72 ईयर्स में जो बना, वो इन्होंने 2500 अरब का किया, और सिर्फ 3.5 सालों में, क्योंकि इन्होंने वो ना वो रिफॉर्म्स कर सके, ना वो लाइन लॉसेस कम कर सके, ना वो रिकवरी बेहतर कर सके, और वहां जहां उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज करनी थी यूटिलिटीज की, वो नहीं की। तो ये वो तोहफा हमें वो 2500 अरब का देके गए, तो हमने करेक्शन की है, क्योंकि वो करेक्शन लाजमी उसकी जरूरत थी। इसी तरह हमने जो लेकिन एहसान साहब, ये भी एक चीज़ है ना कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम 2019 में जिसको खान साहब ने साइन किया, उसके रिपरकशंस इतने स्ट्रांग थे। फैसल अजीज खान साहब, सर आपको आवाज आ रही है? उसमें पेट्रोलियम लेवी का बढ़ाना हो, सब्सिडी को रिवोक करना हो, वो सारा आपको करना पड़ रहा है। तो क्या ज़रूरत पेश आई कि खान साहब की जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस है उसको आपने बेल आउट किया और उनको एक सियासी शहीद में कन्वर्ट किया, और अब वो ये कह सकते हैं कि अब होने वाली जितनी महंगाई है, जितने डिज़ास्टर हैं, ये सारे पीडीएम की हुकूमत ने इन्फ्लिक्ट किए हैं पाकिस्तान के अवाम के ऊपर?
देखिए, अगर हम इस नैरेटिव को कबूल कर लें, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जो वोटर है या जो अवाम है, वो इन चीज़ों को समझती नहीं है और उसमें इतनी अक्ल व दानिश नहीं है कि वो इस चीज़ को समझें कि ये जो मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस है, वो किसने क्रिएट किया है और कौन-सी जमातें जो हैं, वो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके इसको करेक्ट कर रही हैं। देखिए, हमें कोई शौक तो नहीं था कि हम 250 का पेट्रोल करते या हमें इससे कोई कोई हमें वोट कोई हमने खुशी से बिजली के बिल तो नहीं बढ़ाए। ये आज के वक्त की जरूरत थी, तो अवाम हम समझते हैं कि वो ये कैपेबिलिटी रखती है, इतनी अक्ल व दानिश पाकिस्तानी अवाम रखती है कि वो इस चीज को याद रखे कि एक ऐसा वजीर आजम जिसने 4 गुजरा खजाना तब्दील किए, जिसका आखिरी वजीर खजाना खुद कह चुका है कि कोई हमारी डायरेक्शन नहीं थी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, तो वो और उसके कंपैरिजन में जो हमने ये फैसले किए, मुश्किल फैसले अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके किए, वो किस लिए हमें करने पड़े। और हम जी। समझते हैं कि अगर हमें जो है ये आगे आने वाला टाइम अगर जो है हम कंटिन्यू करेंगे और ठीक उसके है। अंदर हम ये चीजों को स्टेबलाइज करके अवाम को किसी हद तक रिलीफ भी ठीक है, देंगे। एहसान साहब आज हम दोबारा समझते हैं इस कि हम फॉरेन अगर फंडिंग केस की तरफ आ जाते हैं। ये कहना आपकी पार्टी के लोगों का या फिर ये जो नैरेटिव पीडीएम का सामने आ रहा है कि खान साहब ने खुदा न खास्ता सीपैक का सौदा कर दिया है और जो यूएई के स्टेट मिनिस्टर की फंडिंग गई थी अबराज ग्रुप को, वो यहाँ पर आती है, तो इसमें किसी न किसी गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या एविडेंस है आप लोगों के पास कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सीपैक के खिलाफ कंस्पिरेसी हुई है, जो फंडिंग में पैसा बाहर से आया है? कंस्पिरेसी नहीं है ये? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की जो ये कंस्पिरेसी किसी मुल्क ने हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी की है, ये तो एक ऐसी स्टेटमेंट को तो मैं जो है वो सपोर्ट शायद ना करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक वजीर ने जो है वो फंडिंग की है, तो ये सवाल जरूर उठता है कि गवर्नमेंट अगर आपकी कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अगर किसी पार्टी की फंडिंग करता है, तो वो इलीगल है, ठीक है, एहसान वो साहब आप गलत है साथ और ही वो नहीं मौजूद करनी रहिए। चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का एहतजाज करने का प्लान है तहरीक इंसाफ का, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपको हम एहतजाज नहीं करने देंगे रेड जोन के अंदर। तो क्या हिकमत अमली है पार्टी की इस वक्त? देखिए जी, हमारा एहतजाज जो है वो पहले ही, हमारे एहतजाज पुरअमन एहतजाज होते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। हमारे एहतजाज कौन सा नून लीग वालों की तरह किराए के लोगों के ऊपर है कि वो बरी करें। तो राना साहब ठीक है, राना साहब हो, एसएचओ कोसार हो, आजकल उनकी पावर्स बराबर है, तो ठीक है, उनकी भी सुन लें। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस की अगर हम बात कर लें तो इस पर 13 अकाउंट छुपाने की बात की जा रही है। 350 कंपनी से फंडिंग आती है, 34 फॉरेन नेशनल फंड कर रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग इस बात पे स्टैंड करते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग बाहर से आई है उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, मिस डिक्लेरेशन खान साहब की नहीं है? देखिए ना, मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं और बेहतर होता कि आप वो उसको देख लेते। लेकिन उसमें मैंने यही बताया है, देखिए ना, तकरीबन अब तक 9 के करीब लोग जो हैं, जो फॉरेन नेशनल जिनको जिनको इनको इन्होंने कहा था, उन्होंने बस इलेक्शन कमीशन की मां बहन नहीं की, उसके अलावा तो उन्होंने सब कुछ कर दिया। वो सू करने जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को और अच्छा। इलेक्शन कमीशन को। ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनको इस तरह से एक डायरेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी को डिक्लेयर कर देना कि वो कोई बाहर के हैं, वो फंडिंग नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो सारे अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। एक भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। जो सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग में का प्रिंसिपल है, आप एक अकाउंट को 2 बार काउंट नहीं करते। एक अकाउंट मेन खुलता है, उसके बाद एक सब्सिडरी अकाउंट खुलता है। तो जो अच्छा। सब्सिडरी अकाउंट की रकम है वो मेन अकाउंट से जब जा रही है तो वो आप उसको काउंट नहीं करते। ये काउंटिंग का असूल है। अगर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता तो कोई अकाउंटेंट किसी से पूछते। फवाद चौधरी साहब, राना एहसान अफजाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी यही कह रहे थे कि रोमिता शेट्टी जो हैं वो इंडियन सिटीज़न है और उनके फंड्स भी तहरीक इंसाफ ने ले लिए हैं, और ये कहते ये हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन इंडियन सिटीज़न से फंड भी ले लिए हैं। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? पहली बात तो ये कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो सिंगापुर की सिटीजन है। दूसरी बात यह है कि उनके खामन का नाम नासिर हुसैन है और जी। नासिर हुसैन ने ये पैसे दिए अपने जॉइंट अकाउंट से। तो अगर किसी को, मतलब अगर किसी ने बेसिक भी नहीं पढ़ना तो उस पर बंदा क्या तबसरा। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आप सू करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स को यूके में? फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो है वो कहते, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि उसके उसने एलिगेशन क्या लगाया है कि जिसको हम सू करें। क्योंकि अभी तक तो जो उन्होंने ये पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे, बिल्कुल इकट्ठे किए थे। ये पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था।
तो उसको देखने की लेकिन जरूरत है कि चैरिटेबल उसमें कॉज के लिए इकट्ठे हुए थे पैसे और पॉलिटिकल फंडिंग में उसको रीडायरेक्ट किया गया, ये आपके नज़दीक डैमेजिंग नहीं है आपकी पार्टी के लिए? नहीं, चैरिटेबल कॉज के लिए नहीं था। उसका तो जो सामने लिखा हुआ है वही है कि वो डिफरेंट ये पॉलिटिकल पर्पसेस ही के लिए जमा किया गया था। उसी के लिए जो आरएफ नकवी हैं उनका सर्टिफिकेट जो है वो ईसीपी में भी जमा है, वो बरतानिया में भी जमा है। तो उस वो पार्ट एक है जिसके ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा तो स्टोरी में कुछ खास है नहीं। फवाद चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके खिलाफ 62-63 की कार्रवाई की जाती है और इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरा ख्याल है 302 की कार्रवाई कर लें, सब पीटीआई को फांसी ही दे दें, उसके अलावा तो उनकी जान नहीं छोड़ते। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उनका कहना यही है कि हमारे नज़दीक जो फ़ॉरेन फंडिंग जो बाहर से पैसे आते हैं उसमें कोई ऐसी मिस डिक्लेरेशन नहीं है और कोई ऐसी उसमें एम्बेजलमेंट नहीं है जिस पे हमारी पार्टी को डैमेजेस पे करना पड़ जाएं या फिर जो साइमन क्लार्क है जिनकी स्टोरी थी फाइनेंशियल टाइम्स में उनको सू करना पड़ जाए। हमारे साथ फैसल अजीज़ खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये हम देखते हैं कि एक फ़ाइनेंशियल ट्रेंड डेट हो जाता है कि जैसे ही अब ये फ़ैसला आता है तो रुपये की कदर में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 9.59 रुपये जो हैं वो डॉलर के मुकाबले में बढ़ा है रुपया। और अगर KESE की बात कर ली जाए तो 100 इंडेक्स जो है वो 800 पॉइंट्स गेन करता है आज। तो क्या ऐसा हुआ है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वापस आना शुरू हो गई है? देखिए, एक तो ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है इसमें तो मुझे बहुत वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत के पास चूंकि कोई बयानिया नहीं है और पीडीएम की हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनके पास कोई बयानिया हो और इमरान खान के बयानिया को डैमेज किया जाए, क्योंकि जिस मजबूती के साथ इमरान खान के साथ कौम खड़ी कि उनका बयानिया बिक रहा है, इस वक्त हुकूमत के पास बयानिया नहीं है और आगे अगला राउंड जो है वो इलेक्शंस का है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारी कोशिशें हैं कि वो एक ऐसा बयानिया क्रिएट करें और उनको कह दें कि जी आपके ऊपर फंडिंग, इंडियन फंडिंग है तो जनाब अली फलानी फंडिंग है, और इस तरह करके इमरान खान को उनकी बयानी को डैमेज किया जाए। मेरे ख्याल नामुमकिन बात है उनके खिलाफ कोई ऐसा केस चलना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको नाअहल करार देना, उनकी पार्टी को नाअहल करार देना। ये मुल्क में अब ये वो वाली चीजें नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर की जो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उस पार्टी के लीडर को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स रही है, उसको जो है वो आप पाबंद कर दें और उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, पॉसिबल नहीं। दूसरा ये कि आज खबर जो सबसे पहले चलना शुरू हुई थी वो खबर ये थी कि स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए जरदारी साहब ने फलाने का नाम दिया है तो नून वालों ने फलाने का नाम दिया है, और दोनों नामों के ऊपर हमें एतराज है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, जफर मसूद साहब इस काबिल नहीं है, वो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं और वो जीडीसी के सरबराह रहे हैं अभी इस वक्त, तो वो इस लायक नहीं है, और फलाने साहब जमील अहमद साहब भी इस लायक नहीं है, हम तो कोई और नाम। असल में पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी की जो डिसीजन बाजी नहीं होती है, या वो एक बात आई कि जी 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो IMF का लैंड करने वाला है और 19 तारीख से पहले वो लैंड कर जाएगा। तो ये जो 2-4 बड़ी बड़ी खबरें आती हैं उसके ऊपर ये सारी सूरत हाल हमारी इकोनॉमी की नजर आती है। लेकिन फैसल साहब, आपका ये कहना कि मुल्क का सबसे जो पॉपुलर लीडर है उसको बैन नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान की तारीख तो कुछ और कहती है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दी जाती है। इसके अलावा कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल मुकम्मल नहीं करता, 3 बार का वज़ीर आज़म बेटे की फर्म से तनख्वाह ड्रॉ ना करने पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी और बड़े नाम जो है वो बैन नहीं हो सकते? देखिए, वो बात आपकी किसी हवाले से ठीक है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि ये केस बनता ही नहीं है। मैं खुद से कुछ कंपनीज के, एक कंपनी है उसका नाम है ओटोपिया, वो एक पाकिस्तानी की कंपनी है जो अमेज़न के ऊपर जबरदस्त काम करती है। मेरे ख्याल है 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा अमेज़न के थ्रू सामान बेचने वाली कंपनी है। जबरान साहब उसके मालिक हैं, उन्होंने मुझे मेल लिखी हुई है, खुद लिखी हुई है। वो जो टॉप 10 अमेज़न पे काम करने वाली कंपनी थी उसके अंदर वो है। उन्होंने कहा कि हमने एक पाकिस्तानी कंपनी को पैसे दिए, हमने पीटीआई को पैसे दिए, हम एक पाकिस्तानी कंपनी है, आप हमें कह रहे हैं आप हम अमेरिकन कंपनी है, हम तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो पॉइंट ये है कि 90% से ज्यादा जो है वो शेट्टी जो है, उनके हस्बैंड जो है नासिर साहब है, जो अभी आप फवाद साहब से बात कर रहे थे, सबको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी को आप गेम से बाहर कैसे कर देंगे? ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि फॉरेन फंडिंग जो हो रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। ब्रेक जी, ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेना है मुझे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे जो आज नैब तरमीमी बिल किया गया कौमी असम्बली में, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके ऊपर कमेंट लेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी फॉरेन फंडिंग केस पे, लेकिन आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आई है और वो ये कि कौमी असम्बली में जो नैब तरमीमी बिल है उसको कसरत राय से मंजूर किया गया है और मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है डिटेल में, और एक लंबी फहरिस्त है जो अमेंडमेंट्स करने जा रही है ये गवर्नमेंट, जिसके अंदर ये भी शामिल है कि 500 मिलियन रुपये से अगर कम की करप्शन है तो उस पर नैब तहकीकात नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, तो इस पर राना एहसान साहब से बात करेंगे। एहसान साहब, ये बताइएगा कि इस असम्बली के थ्रू इस लेजिस्लेशन को पास करना, अमेंडमेंट को पास करना, जब अपोजिशन कंसिडरेबली वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो थी वो इस्तीफ़े दे चुकी है, कि आपको लगता नहीं कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि आप पे ये इल्ज़ाम लगता है कि अपने बेनिफिट के लिए और अपने लीडरान पे जो केसेस हैं उनको एवेड करने के लिए चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं, तो क्या कॉमेंट होगा इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो नैब है वो हमारे लीडरशिप के ऊपर किसी किस्म की कोई चीज भी साबित नहीं कर पाई। दूसरी चीज ये है कि ये हमने नहीं रोका हुआ पीटीआई को। पीटीआई जो है अगर आना चाहती है असेंबलियों में तो आ जाए, वहां तो अब उनके इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं। अगर वो जाके वहां स्पीकर को बयान दे दें कि हमने, सर ये भी बताइए ना कि आपने सिर्फ 11 इस्तीफे क्यों मंजूर किए हैं, बाकी इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए? देखिए, ये जो होता है, दिस इज अ प्रोगेटिव ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, कि वो जो है वो कौन से जो है इस्तीफे मंजूर करते हैं और ईसीपी को भेजते हैं, क्या वजूहात हैं। ये जो स्पीकर हैं हाउस के, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिनका काम जो है वो आप उनसे पूछें तो बेहतर है, लेकिन ये प्रोगेटिव जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस का होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो नैब के अंदर जो तरामीम है ये ओवरड्यू थी। नैब जो है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो जस्टिसेज हैं उन्होंने जब बेल्स के मौके पे जो है वो जो फैसले सुनाए बेल्स के वक्त, जो बेल जजमेंट्स थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सियासी आला के तौर पे इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस अदारे को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, और जहां ये जो एक लिमिट रखी गई है, इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि ये बजाय कि ये छोटे छोटे जो क्राइम्स हैं जिसके लिए और एजेंसीज मौजूद हैं, बेहतर है कि ये जो बड़े स्केल के ऊपर अगर कोई करप्शन होती है तो ये उसके ऊपर फोकस करे, जिससे नेशनल एक्सचेकर को जो है वो धचका सोच। ठीक है एहसान साहब, आपका ठीक है जी, एहसान साहब आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस अमेंडमेंट को? इसमें यह भी शामिल है कि जो चेयरमैन नैब हैं वो फ़र्द जुर्म होने से कबल रेफरेंस ख़त्म भी करवा सकते हैं अगर वो चाहें, और इसके अलावा जो सेक्शन 19E है उसको भी तरमीम करके चेंज किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि नैब किसी रियासती या हुकूमती इदारे की मावनत नहीं ले सकती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो क्या पर्पस क्या लगता है आपको इसके पीछे? देखिए, ये तरामीम जो नैब की हुई उसके बाद तो नैब की ज़रूरत क्यों है और नैब के पास अब काम क्या बचेगा और नैब ने क्या काम करना होगा, इसके ये सवाल जो है इनके जवाब ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर तो नैब काम नहीं करेगा, और नैब की जो इख्तियारात हैं किसी भी इदारे से, चूंकि नैब के पास वो उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है जिन इदारों से उन्हें वो एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, वो उसने हासिल नहीं करनी है। यानी कि वो ISI को अपने साथ नहीं मिला सकती है। जैसे कि पिछले जो केसेस हमने देखे, ISI की जो एक्सपर्टीज है उसके तहत फायदा उठाया गया था, नैब उस तक नहीं जा सकती है। बड़े केसेस के अंदर नैब हाथ नहीं डाल सकती है। फिर बहुत ही क्लियरिटी के साथ चेयरमैन नैब के पास ऐसे वसी इख्तियारात हैं कि वो जिसके साथ चाहे जैसा चाहे वो बर्ताव कर दे। तो मुझे तो इस वक्त अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत नैब को रखना क्यों चाह रही है। नैब की अब जरूरत बाकी बची की है, कौन सी ऐसी चीज है जो नैब अब करेगी? हुकूमत को तो ये बताना चाहिए कि अब नैब को हमने ये काम दिए हैं, तो इस वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे कि नैब की अब जरूरत क्या है। नैब फैसल साहब, इस पे आपको लगता नहीं कि PDM काफी क्लियर है? जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। असल में अब ये मामला ये है कि जो केसेस हैं, जितने पुराने केसेस हैं, जितने नए केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर अब बात ना की जाए, कौमी खजाने को लूटने वालों से मुतालिक बात ना की जाए, केसेस को आगे ना बढ़ाया जाए, और ये करप्शन जो है वो मामूल का मामला कर दिया जाए, जो कि प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने फरमाया था कि जहां पे करप्शन होती है वहीं पर तरक्की होती है, और बहुत सारे ममालिक में जहां बहुत सारी करप्शन हुई है उसके बावजूद उन्होंने तरक्की की है। तो अगर इन फार्मूलों के तहत पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो फिर मेरा ख्याल है कि आज हमने पाकिस्तान में करप्शन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है
बिल्कुल हमने फैसल कहा साहब, कि लेकिन कोई चक्कर नहीं। आप क्या इस चीज़ को कन्फेस करेंगे या अग्री करेंगे इससे कि नैब जिस तरह से एहसान साहब कह रहे हैं कोई भी केस साबित करना हो, उसको सब्सटेंशिएट करना हो, उसमें कंसिडरेबली नाकाम होती आई है? आपको लगता है कि नैब की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि उसको इतने ही इख्तियारात सौंपे जाते जितने पहले थे उसके पास? अगर ये वाला पॉइंट आप उसको वैल्यू देंगे, वाकई इस पॉइंट की कोई वैल्यू है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर घबराने वाली क्या बात है? फिर आप अच्छा। देख लीजिए पिछले तीन सालों के अंदर कितने पैसे नैब ने बरामद किए हैं और उससे पहले कितने बरामद किए थे। और अब जो नई तरमीम सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर की जा रही थी और जो इमरान खान की गवर्नमेंट 30 अदालतें बना रही थी और 1235 रेफरेंसेस के ऊपर काम कर रही थी और 1100 अरब रुपए के रेफरेंसेस के ऊपर काम होना था, उससे भागने डरने की क्या जरूरत है? नैब के अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो 99% जो है मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फाइल किए हुए हैं। ठीक तो है ये फैसल तो साहब, आपस आपका की पॉइंट आ बंदरगाड़ गया। का मामला इन्होंने कानून जी सेट कर दिया है। ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया। एहसान साहब, आप ये कंफर्म कीजिएगा कि क्या इमरान खान साहब का नाम ECL में डाल रहे हैं आप? देखें, बिल्कुल कानून के दायरा कार में अगर वो आता है कि उन्होंने जो है वो मिस डिक्लेरेशंस की हैं और उन्होंने ये जो खैरात का पैसा है उसको उसके अंदर खुर्द-बुर्द की है, और अगर उनके ऊपर जो तोशाखाना के भी जिस तरह के इल्ज़ामात हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर जो ठीक है, फराबीती गवर्नमेंट ने ये फरागोगी फैसला कर लिया कि ECL में इमरान खान साहब तो मैं का समझ अब नाम जो है वो डाला राना। एहसान साहब मौजूद थे, फैसल अजीज़ साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अलमिया, ये कहा यह जाता है कि ECL में अगर नवाज शरीफ साहब का नाम डाला जाए या इमरान खान साहब का नाम डाला जाए, दोनों पार्टीज एहतजाज करती हैं, लेकिन जब खुद पावर में होती हैं तो हमेशा से विक्टिमाइजेशन के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। अब देखना यह है कि कल इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ का इरादा है उसका क्या बनता है और क्या गवर्नमेंट वाकई क्रैकडाउन करती है या नहीं, इसका फैसला कल हो जाएगा। कल हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।